जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, साइकोलॉजी के टॉप क्वेश्चंस को देखने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि आपके सीटेट परीक्षा के साथ साथ आपके यूपी टेट, सुपर टेट के साथ साथ सभी टीचिंग एग्जाम में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। साथियों, एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा, टॉप 10 क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साथियों, किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो किशोर में जो साथियों द्वंद्व यानी कि गुस्सा वाली भावना अपने परिवार के प्रति जो उभरती है, क्यों उभरती है? तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है पीढ़ियों का अंतर। क्या पीढ़ियों के अंतर से साथियों ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल गलत है। दूसरा है साथियों अवसरों की प्रतिकूलता। तो ये साथियों सही ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि हम साथियों साइकोलॉजी के प्रश्नों में बिना चारों ऑप्शन पढ़े उत्तर टिक नहीं करेंगे। ये मैं अपने वीडियो में बार बार बताता रहता हूं। ठीक है, तो ये वाला आपको जो सही लग रहा है उसको बनाए रखे, बाकी को गलत काटते हुए चलेंगे। तो दूसरा हमको सही लग रहा है, बल्कि आप तीसरा देखेंगे निराशा व निस्सहायता। ठीक है, निराशा व निस्सहायता नहीं होगा। ठीक है, और चौथा है किशोर अवस्था में स्वप्न दर्शन। स्वप्न दर्शन से गुस्सा नहीं आएगा बच्चों को। सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा साथियों अवसरों की प्रतिकूलता, क्योंकि साथियों जब बच्चों को अवसर नहीं दिए जाएंगे, उनके अवसरों की अवहेलना की जाएगी, तभी बच्चों को अपने परिवार के प्रति गुस्सा आना चालू होता है। तो बी ऑप्शन सबसे सही होगा। किशोर अवस्था में चाहिए घर वालों की साथियों की उनके बातों को भी समझें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाठचर्या है, पाठचर्या यानी कि कैरिकुलम की बात कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। ठीक है, तो ये आपका नहीं हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम होता है साथियों शिक्षण का, वही साथियों आपका पाठचर्या होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहां पर मूल्यांकन की प्रक्रिया द्वारा साथियों बच्चे की कमी को ढूंढा जाता है कि हमारी जो हमारा जो प्रयास है शिक्षा का वो कहां तक पहुंचा, कहां तक नहीं। ठीक है, तो आपका मूल्यांकन गलत हो जाएगा। और यहां पर कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री, ये भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन आपका सबसे सटीक आंसर होगा। अगला हमारा साथियों प्रश्न है डिसलेक्सिया संबंधित है। तो डिसलेक्सिया साथियों किससे संबंधित है? पठन विकार से है। ठीक है, तो ये साथियों कुछ ज़्यादा नहीं होते। डिसलेक्सिया यहाँ से आपके जो है कई प्रश्न बनते हैं, तो इस पर एक वीडियो में जल्द बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपका जो पठन विकार होता है वो डिसलेक्सिया, अगर डिसलेक्सिया बच्चे में है तो वो मतलब पढ़ने में उसको दिक्कत होगी। ठीक है, वो शब्दों को सही से पढ़ नहीं पाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है। टर्मन के अनुसार साथियों जो यहाँ पर सामान्य बुद्धि लब्धि की बात कर रहा है। ठीक है, सामान्य बुद्धि लब्धि कितनी होती है साथियों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 90 से 110 IQ वाले जो बच्चे होते हैं वो साथियों सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा। तो अध्यापक कौन सा विधि प्रयोग करेगा? जब अगर बच्चों को नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो सबसे बेस्ट जो विधि होगी आगमन विधि होगी। ठीक है, क्योंकि यह साथियों होता है आपका, ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है आगमन विधि, यानी कि आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी कि पहले यहाँ पर बच्चों को उदाहरण बताए जाएंगे, इसके बाद जो है नियम सिखाए जाएंगे, तो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और निगमन विधि में साथियों पहले नियम बताए जाते हैं। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है साथियों? अच्छा लेख। यानी कि अगर आप एक शिक्षक हैं तो श्यामपट्ट पर लिखते समय अच्छा लेख लिखिए, ताकि स्पष्ट हो, बड़े अक्षर में हो, सभी बच्चों को दिखाई दे। ठीक है, छोटे बड़े अक्षर से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि अगर छोटे बड़े आप लिखेंगे, अगर बच्चे समझ नहीं पाएंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। यानी कि अच्छा लेख लिखना होगा। अगला हमारा प्रश्न है। तो वीडियो कैसा लग रहा है साथियों? कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं नीचे कमेंट जरूर करिएगा। और ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। और प्ले लिस्ट से जाइए, वहां पर मैंने अन्य वीडियोस डाल रखी हैं। अगला हमारा प्रश्न है भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है। तो भूल भुलैया परीक्षण की बात करें तो साथियों सबसे बेस्ट जो आयु है वो आपकी 5 से 10 वर्ष है। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन की प्रक्रिया क्या है साथियों? तो अगर आप स्थिर रहेंगे तो समायोजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और रोधी ये सब नहीं साथियों, गतिशील। अगर आप साथियों किसी क्षेत्र में गतिशील हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे आप साथियों चीज़ों को समायोजित करते हुए चलेंगे, मैनेज करते हुए चलेंगे, तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है साथियों? तो चलिए देखते हैं। प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन, वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन, ठीक है, ध्यान वंश रुचि का अध्ययन, ठीक है, वैयक्तिक भेदों का अध्ययन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो मनोविज्ञान है साथियों वो आपका जो है वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। लास्ट प्रश्न है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
ठीक है। अगला प्रश्न है, छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो 1 से 5 तक की कक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो धैर्य व दृढ़ता होगा। ठीक है, कि शिक्षक को धैर्य बनाए रखना होगा और दृढ़ता के साथ बच्चों को सिखाना होगा, वरना बच्चे सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, पढ़ाने की उत्सुकता से कोई मतलब नहीं है, शिक्षा विधियों का ज्ञान होने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप बच्चों के साथ अडिग नहीं रह पाते हैं, पढ़ा नहीं पाते हैं, ठीक है, तो मानक भाषा का ज्ञान कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बच्चे साथियों छोटे होते हैं तो उनको अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो साथियों गलत कार्य भी करते रहते हैं, आपको परेशान भी करेंगे। तो इसलिए साथियों धैर्य व दृढ़ता आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप छोटी कक्षाओं में पढ़ा पाएंगे। तो उम्मीद है साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।